नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत के राष्ट्र कवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साकेत का अष्टम सर्ग। देखिए, उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वो यहाँ दे दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य जगत के अति प्रचलित और मूर्धन्य कवि, लेखक और कहानीकार रहे हैं। इन्होंने अपनी अन्यतम लेखनी और साहित्यिक कृतियों से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध और अलंकृत किया है। यहाँ पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। आपको मैं एक बात और बता दूं, महात्मा गांधी इनकी लेखनी से प्रभावित होकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान कर चुके हैं और हिंदी साहित्य जगत में ये दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। पाठ परिचय। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे। उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा से साकेत की रचना हुई है। इस महाकाव्य के केंद्र में उर्मिला है। उर्मिला अर्थात लक्ष्मण जी की पत्नी। महावीर प्रसाद जी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता पढ़ने के बाद एक लंबे अरसे तक इस महाकाव्य की रचना में कवि ने अपने को नियोजित किया। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को अत्यंत मार्मिकता के साथ 9वां सर्ग में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त कैकेयी के चरित्र पर लगे कलंक पर नए सिरे से विचार करते हुए कवि ने उनके मातृत्व को चित्रित किया है। आपके लिए चुने गए अंश जो ये अष्टम सर्ग है उसमें सीता का वर्णन हुआ है। ध्यान दें कि कवि ने राम कथा की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से साकेत की रचना नहीं की है। आप देख पाएंगे कि इसमें कवि ने अपने समय की स्थितियों और चेतनाओं का भी समावेश किया है। आपका अध्येत्व विषय साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित किया गया है। इस सर्ग में सीता राम के चित्रकूट का जीवन, भरत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाना, कैकेयी का अनुताप, लक्ष्मण उर्मिला का मिलन और अंत में राम की पादुका लेकर भरत के लौटने का प्रसंग वर्णित है। ओके, इसी के साथ मैं आपको एक और बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त नारी उत्थान के प्रबल समर्थक रहे हैं। इनका मानना है कि अगर पुरुष कुछ क्रांति करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है तो उसके पीछे का कारण है उसके घर में रहने वाली महिलाएं, जो घर को इतने अच्छे से संभाल ले रही हैं कि उसका पति आंदोलन करने में सक्षम है। विशेष रूप से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन की, गांधी जी के करो या मरो आंदोलन की, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त जी पर अत्यधिक था और गांधी जी ने ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। और साथ ही साथ गांधी जी का मानना था कि पुरुष के साथ स्त्रियों को भी आंदोलन जैसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी का भी यही विचार था। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं साकेत अष्टम सर्ग के चयनित अंश, उसी की व्याख्या अभी हम लोग करेंगे। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन पंक्तियों का अध्ययन अवश्य कर लें। फिलहाल हम लोग इसे पार करते हैं और खंडान्वय विधि का अनुकरण करते हुए इन सभी पंक्तियों को 11-12 पंक्तियों में विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं। तब हम साकेत के अष्टम सर्ग से अच्छे तरीके से रूबरू हो पाएंगे, उसको आत्मसात कर पाएंगे। ओके, हम लोग आते हैं पंक्तियाँ 1 की तरफ।
निज सौंध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ओके, ये लोग अब वनवास के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि कैकेयी के वचन के अनुसार राजा दशरथ को भरत को राजा बनाना पड़ा अयोध्या का, और प्रभु श्री राम को जो उनके बड़े बेटे के रूप में अवतार लिए थे, उन्हें 14 वर्षों का वनवास देना पड़ा। और वनवास के दौरान राम जी का साथ देने के लिए उनकी पत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब अयोध्यावासी सुमंत सब उन्हें मनाने आते हैं, तो उस समय के वार्तालाप का यहाँ वर्णन है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। संदर्भ और प्रसंग जो है वो सभी पंक्तियों के लिए समान रहेगा। मैं पहले संदर्भ और प्रसंग का वाचन कर देता हूँ, बाकी सभी के लिए यही प्रसंग यही संदर्भ प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के अष्टम सर्ग से ली गई है। साकेत में गुप्त जी ने राम कथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे, तब राज रानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रदभत जीवन उन्हें भाने लगा है, इसीलिए वह कहती हैं। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। इस काव्यांश में सीता के माध्यम से कवि ने बताया है कि माता सीता अपने पिता के महल में पली बढ़ी हैं। उनका विवाह भी नरश्रेष्ठ राजा रामचंद्र जी से हुआ है, और विवाह के पश्चात भी उनका जीवन महलों में ही बीत रहा था। पर वनवास के बाद आज उनकी ये झोपड़ी ही उन्हें अधिक प्रिय लग रही है। राजा रामचंद्र जी जो एक सम्राट है, वन में एक साधारण कुटिया में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जो उनके देवर है, सचिव की भी भूमिका निभाते हैं और देवर के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। ऋषि मुनि स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे यह कुटिया पवित्र और सम्मानित हो गई है। यहाँ सीता माता धन को तुच्छ और असंख्य आशीर्वाद को श्रेष्ठ मानती है। कवि यहाँ इस तथ्य को उजागर करते हैं कि असली आनंद भौतिक धन संपत्ति में नहीं है, बल्कि संतोष में है। यहाँ तक कि जंगल में शेर और हिरन भी एक ही स्थान पर पानी पीते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रेम और शांति का वातावरण सबको समान रूप से स्वीकार्य होता है। सीता माता को भी इस स्थान में रहने से लाभ ही हुआ है, क्योंकि यहाँ उन्हें वास्तविक आनंद और आत्मीयता प्राप्त हुई। यही कारण है कि उनकी कुटिया उन्हें राजमहल से भी अधिक प्रिय लगती है। विशेष पर अगर हम लोग ध्यान दें तो भौतिक सुख संपत्ति से अधिक आत्मिक शांति और प्रेम को महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तविक आनंद सांसारिक वैभव में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। प्रेम और समर्पण से कोई भी स्थान राजमहल के समान आनंददायक हो सकता है। खड़ी बोली कविता का यह सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। क्या सुंदर लता वितान तना है मेरा, पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा, जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा, गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा, प्रहरी निर्झर परीखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कठिन शब्दों के सरल अर्थ वीडियो को पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा। हम लोग अभी बढ़ते हैं संदर्भ और प्रसंग की ओर, जो पूर्ववत ही है। सीधे व्याख्या पर आते हैं।
साकेत महाकाव्य की इन पंक्तियों में सीता जी प्रभु श्री राम के वनवास काल में अपनी कुटिया के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी आत्मिक महत्ता का वर्णन करती हैं। कवि ने दर्शाया है कि उनका वन आवास किसी राजमहल से कम नहीं है, क्योंकि वहां प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। उनकी कुटिया के चारों ओर सुंदर बेलों की छतरी फैली हुई है। वहां वृक्षों का घना समूह है, जहां पक्षियों की चहचहाहटें गूंज रही हैं। वहां स्वच्छ जलधाराएं बह रही हैं और हवा फूलों की सुगंध से भरी हुई है। चित्रकूट पर्वत अपने मजबूत और दिव्य स्वरूप में इस स्थान को एक दुर्ग जैसा दृढ़ बना रहा है। पहरेदारों की जगह वहां के झरने बहकर रक्षा कर रहे हैं और किले की परीखा की तरह प्रवाहित जल सुरक्षा प्रदान कर रहा है। परीक्षा कहने का मतलब हुआ कि किले की सुरक्षा के लिए आसपास जो कृत्रिम तरीके से जल का प्रवाह किया जाता है, जो झरने का स्वरूप धारण कर लेता है, उसे कहते हैं। सीता के माध्यम से कवि ने यह संकेत दिया है कि उनका यह आश्रम किसी भव्य राजमहल से कम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक आनंद, आत्मिक संतोष और दिव्य वातावरण मिलकर इसे स्वर्ग के समान बना देते हैं। यही कारण है कि श्री राम को अपनी कुटिया किसी राजभवन से अधिक प्रिय लगती है। सीता को भी अपनी कुटिया किसी राजभवन से अधिक प्रिय लगने लगी है। विशेष पर अगर हम लोग देखें तो पूर्ववत ही है। यहाँ पर भौतिक सुख संपत्ति को महत्व नहीं दिया गया है। संतोष, प्रेम और शांति से कोई भी स्थान स्वर्ग के समान बन सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी और आध्यात्मिकता जीवन को दिव्य बनाती है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। पंक्तियां 3। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अर्थात यहाँ पर सीता के स्वावलंबी होने के भाव को दर्शाया गया है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आते हैं सीधे व्याख्या पर। सीता जी इन पंक्तियों में कहती हैं कि वन में मैं औरों के हाथों नहीं पलती, यानी दास दासियों की सेवा पर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि अपना काम स्वयं करती हूँ। अपने पैरों पर चलने का अर्थ यह है कि अब मैं स्वावलंबी हूँ। यहाँ पंखा झलने वाली दासियाँ नहीं है, इसीलिए मैं अपने आंचल से स्वयं अपने ऊपर पंखा झलती हूँ। यह स्वावलंबन मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि श्रम करके जो पसीना बहाती हूँ उसका समुचित फल भी मुझे मिलता है, यानी परिश्रम करने के कारण मुझे स्वास्थ्य लाभ होता है। शारीरिक श्रम से मिलने वाले आनंद को मैंने आज ही जाना है, इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। यह कुटिया मेरे मन को राजभवन से अधिक भाती है, क्योंकि इसने मुझे स्वावलंबी बनाया है और मैं मन चाहा कार्य स्वयं कर सकती हूँ। ओके, विशेष पर अगर हम लोग देखें तो इन पंक्तियों में लेखक ने स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट के महत्व को बताया है, जो गांधी युग की विशेषता भी रही है। सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय उन्हें मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 4 की तरफ। जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं, जो भरकर उनको देख जुड़ा जाते हैं, जब देव की देवर विचर विचर आते हैं, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं। उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए, कहते हैं कि अगर आपके घर के सदस्य आपके साथ हैं और घर के सदस्यों में आत्मीयता बनी हुई है, तो जंगल में भी स्वर्ग का सुख आपको प्राप्त होगा। और यही कहती हैं सीता जी यहाँ पर कि उनके साथ उनके पति है और छोटे भाई की तरह देवर हैं, जो उनका भरपूर ख्याल रखते हैं। वो इधर उधर घूमते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ आवश्यक वस्तु लेकर आ जाते हैं, जिनसे यहाँ पर किसी भी विशेष वस्तु की कमी महसूस नहीं होती और ये राजभवन जैसा लगता है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर।
इन पंक्तियों में सीता जी अपने वनवास में प्राप्त स्नेह, प्रेम और सहयोग का वर्णन कर रही हैं। वे बताती हैं कि उनका और उनके आराध्य श्री राम जी का साथ देने के लिए रामानुज लक्ष्मण सदैव तत्पर रहते हैं। लक्ष्मण उनके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उन्हें संजीवनी मिलती है, जो अपने स्नेह और सेवा से उनके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। जब देव या प्रियजन के रूप में लक्ष्मण आश्रम में आते हैं तो वे कुछ आवश्यक वस्तुएं भी अपने साथ लाते हैं, जिससे जीवन सरल और सुखद हो जाता है। यही सब चीजें उनके वनवास को भी राजमहल जैसा आनंदमय बना देती हैं। लक्ष्मण का यह सरल सुलभ आचरण यहाँ की खुशियों को दुगुना कर देता है। सीता जी कहती हैं कि इन घटनाओं का वर्णन और स्मरण ही इतना आनंददायक होता है कि उनका वनवास भी राजमहल में जीवन जीने जैसा लगने लगता है। ओके, विशेष यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्नेह, प्रेम और आत्मीयता को विशेष संबल माना गया है। छोटे छोटे उपहार और देखभाल भी जीवन में खुशहाली लेकर आ जाते हैं। संत महात्मा और प्रियजन जीवन को आनंदमय बना देते हैं। आत्मनिर्भरता और संतुष्टि जीवन को मधुर बना देती है। खड़ी बोली और तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। पंक्तियाँ 5, किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली में नौ फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया को राजभवन मन भाया। अर्थात हमारे साथ आत्मीय जन तो हैं, साथ ही साथ ये प्रकृति भी अपने अद्वितीय रूप में हमें इस जगह पर रहने के लिए अनुकूलता प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर। इन पंक्तियों में सीता जी चित्रकूट की रमणीय शोभा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि यहाँ नए और कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिलाया करते हैं। मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन। मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मानो फूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है, इसलिए डाली में नित्य नए फल भरे रहते हैं। तृण तृण पर ओस की बूंदें मुक्ता सदृश झिलमिलाते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना अमाप्य रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़ चेतन सबको मंत्रमुग्ध किए जा रही है। इसलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा आनंद मिलता है। विशेष कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा, नैसर्गिक सुषमा का मनोरम चित्रण हुआ है। मानव और प्रकृति के अभिन्न संबंध को इस पद से जाना जा सकता है। सीता को पारंपरिक देवी रूप के बजाय मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग, साथ ही साथ किसलय, स्वागत, मृदु, तृण, मुक्ता, निधि, प्रकृति जैसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। ओके, हम लोग आते हैं पंक्ति 6 की तरफ। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा, वह वधु जान की बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अर्थात लोग कहते थे कि देवी सीता जो महलों में पली बढ़ी है वो जंगल में कैसे रह सकती है, उसका भाग्य ही दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया। लेकिन जंगल में आने के बाद सीता का ये भय दूर भाग गया, क्योंकि यहाँ तो जीवन बड़ा सरल और सुखमय है। अब वो स्वयं से कुछ काम करने लगी है। अब उसका पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलने लगा है और वह अब राजवधु नहीं बल्कि एक गृहिणी के रूप में जन्म पाई है। इसीलिए उसको वनवास की कुटिया, वनवास का आश्रम अच्छा लगने लगा है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर। इस अंश में कवि ने माता सीता की विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल और संतोष को व्यक्त किया है। सीता भाग्य को दोष देने के बजाय अपने श्रम और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करती है। वे बताती हैं कि उनके जीवन में वास्तविक समृद्धि और संतोष वन में ही प्राप्त हुआ है। माता सीता कहती हैं कि पहले जो भय था कि वन में जीवन कितना कष्टमय होगा, अब वह नहीं है।
अब मैंने अपने हाथों से काम करना सीख लिया है। वन में ही मैंने अपने गृहस्थ जीवन को सही मायनों में स्थापित किया है। राज रानी सीता का अब असल में वधू जानकी के रूप में जन्म हुआ है। यही कारण है कि उनकी साधारण कुटिया उन्हें राजमहल से अधिक प्रिय लगती है। विशेष पर आए तो यहाँ पर देखे, भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आशावादी बने रहना चाहिए। भय केवल एक भ्रम है जो आत्मबल से समाप्त हो सकता है। सच्ची समृद्धि बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन के संतोष और प्रेम में होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग पंक्तियां 7 की तरफ। फल फूलों से लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी, मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बन स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अर्थात यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें बहुत सारे फल लदे हुए हैं चित्रकूट के जंगल में, पत्तलों में वो खाना खा रहे हैं। मुनि बालाएं अर्थात आश्रम में रहने वाली मुनियों की बेटियां इनकी सखी बन चुकी हैं। नदी की लहरें और इनकी तालियों का अच्छा मेल हो चुका है जो संगीत की सृष्टि कर रहा है। इसीलिए इनको राजभवन से कहीं अधिक ये कुटिया ही लग रही है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आपको अध्ययन अवश्य कर लेना है। हम लोग आते हैं संदर्भ और प्रसंग पर, जो पूर्ववत ही है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में सीता जी अपने वनवास की प्राकृतिक संपन्नता और सौंदर्य का चित्रण कर रही हैं। वे बताती हैं कि उनके आश्रम में हर चीज सहज रूप से उपलब्ध है, जिससे उन्हें किसी भौतिक सुख साधन की कमी महसूस नहीं होती। प्रकृति स्वयं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे उनकी कुटिया किसी राजमहल से कम नहीं लगती। उनके वनवास स्थल पर पेड़ फलों और फूलों से भरे हुए हैं, जिससे उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं है। अर्थात यहाँ प्राकृतिक संपन्नता है। भोजन के लिए हरी पत्तलें उपलब्ध हैं, जो किसी भव्य थाली से कम नहीं लगती। संतों और प्रकृति की संगति के अतिरिक्त आश्रम में रहने वाली सन्यासी बालाएं और नदी की लहरें उनका साथ देती हैं, जिससे जीवन संतोषप्रद लगता है। नदी की लहरें तालियों की तरह प्रतीत होती हैं, जो आनंद का अनुभव कराती हैं। खेल और विश्राम के साधन स्वरूप वृक्षों की छाया ही मनोरंजन और विश्राम का स्थान बन गई है। देखिए, संतोष और सरलता से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने भौतिक सुख साधन। साधारण जीवन में भी आनंद की अपार संभावनाएं होती हैं, यदि हम संतुष्ट और प्रसन्न रहें। प्रकृति ही सच्चा वैभव प्रदान करती है, जिससे साधारण कुटिया भी राजमहल जैसा प्रतीत होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 8 की तरफ। मैं पली पक्षण विपिन कुल पिंजर की, आती है कवोटर सदृश मुझे सुध घर की, मृदु तीक्ष्ण वेदना एक एक अंतर की, बन जाती है कल गीती समय के स्वर की, कब उसे छेड़ यह कंठ यहाँ न अघाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इन पंक्तियों में कहती है कि मैं तो उस पक्षिणी के समान हूँ जो राजमहलों में पली बढ़ी हूँ, लेकिन यहाँ मुझे घोंसलों में रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन रह रह कर कभी मुझे अपने प्रियजनों की याद हो आती है, जिससे मेरा हृदय थोड़ा तो दुखी हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ की सुंदरता, यहाँ के प्रियजनों को देखकर मैं अपनी पीड़ा को भुला देती हूँ। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग और संदर्भ पूर्ववत है। इन पंक्तियों में सीता स्वयं को एक पक्षिणी के रूप में देखती है, जो पहले महल में रहती थी लेकिन अब जंगल में है। जिस तरह एक पक्षी जंगल के वृक्षों के कोटर में निवास करते हुए अपने पुराने घर को याद करता है, उसी तरह सीता भी अयोध्या को याद करती हैं। सुख और दुख की स्मृतियां समय के साथ मिलकर उनके जीवन का संगीत बन जाती हैं। वे अपने हृदय की भावनाओं को गीतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और इससे उनका मन तृप्त होता है। इस आत्मसंतोष के कारण ही उनकी साधारण कुटिया भी उन्हें राजमहल के समान
प्रतीत होती है। विशेष देख ले हम लोग, भले ही परिस्थितियां बदल जाए लेकिन स्मृतियां और भावनाएं जीवन को संगीतमय बना देती है। हाँ, हमें अपने अतीत की याद आती है। जीवन के सुख दुख को स्वीकार कर लेने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। संगीत और अभिव्यक्ति से पीड़ा भी मधुरता में बदल जाती है। जहाँ आत्मसंतोष और आनंद होता है वहीं सच्चा वैभव होता है, चाहे वो कुटिया ही क्यों ना हो। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियाँ 9 की तरफ। गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे, औषधियों के गुण विगुण ज्ञेय हैं मेरे, वन देव देवियाँ आतिथेय हैं मेरे, प्रिय संग यहाँ सब प्रिय श्रेय है मेरे, मेरे पीछे ध्रुव धर्म स्वयं ही धाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। अर्थात ये कह रहे हैं कि ये गुरुजन परिजन सब धन्य हैं। आज मुझे औषधियों का ज्ञान भी हो गया है। जंगलों में रहते रहते वन की देवी और देवियों का आतिथ्य मैं स्वीकार करती हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी प्रिय होने थे सब हैं, और मेरे पीछे तो प्रभु श्री राम हैं, अर्थात जो धर्म के प्रतीक है, धर्म के ध्वजा धारक है। जब वही मेरे साथ हैं तो फिर मुझे और किस बात का दुख। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। इसका अध्ययन आप वीडियो को पॉज करके अवश्य कर लें। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर। चित्रकूट की शोभा और संपदा से सीता जी गदगद हैं। सीता जी अपने गुरुजनों और आत्मीय लोगों को धन्य समझती है जो उनके ध्येय में है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़ पौधों को सीता पहचान चुकी है। वन के देवी देवताओं की आतिथेयता से वे परम प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीता अपने पति के साथ हैं, इसलिए यहाँ उन्हें सब कुछ प्रिय और श्रेष्ठ लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि चित्त प्रसन्न हो तो मनुष्य को दुख कष्ट भी नहीं सालते, उसे सब कुछ प्रेममय और आनंदमय प्रतीत होता है। चित्रकूट के सघन वन में भी सीता अपने पति के साथ होने के कारण न केवल संतुष्ट हैं बल्कि परम प्रसन्न भी हैं। श्री राम के साथ रहने का आशय है कि अटल धर्म भी उन्हीं का पीछा कर रहा है, इसलिए सीता को धर्म अधर्म की चिंता में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। सीता कहती है, अर्थात कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता है, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। ओके, इस पद में चित्रकूट पर्वत के औषधीय गुण वाले वृक्षों और लता गुल्मों की प्रशंसा की गई है। सीता के पारिवारिक देवी रूप की बजाय उसे मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय परंपरा में विश्वास है कि पति के साथ पत्नी कहीं भी रहे तो उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है। खड़ी बोली का सहज और स्वाभाविक प्रयोग यहाँ मिलता है। लोक विश्वास है कि वन में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा वन देवी और वन देवता करते हैं। ओके, पंक्ति नंबर 10। नाचो मयूर नाचो कपोत के जोड़े, नाचो कुरंग तुम लो उड़ान के तोड़े, गाओ दिवी चातक चटक भृंग भय छोड़े, वैदेही के वनवास वर्ष हैं थोड़े, तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर सीता को कभी कभी एहसास होता है कि उनके विरह की अग्नि से जंगल के मयूर कपोत भी दुखी हो गए हैं। अर्थात वो वन में आकर खुश तो है लेकिन कहीं न कहीं अपने संपूर्ण परिवार से बिछड़ जाने का दुख उनके हृदय को सालता रहता है। इसीलिए वन के पशु पक्षी भी थोड़े दुखी है। इसीलिए वो कबूतरों को, मोरों को नाचने के लिए कहती है और कहती है कि वनवास के दिन थोड़े हैं, इसीलिए मेरा वनवास खत्म हो जाएगा, तुम लोग मेरे दुख से दुखी मत हो, तुम लोग जिस तरीके से प्राकृतिक रूप में रहते हो वैसे ही रहो। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत। इस काव्यांश में सीता माता ने वन की प्राकृतिक सुंदरता और उसमें रहने वाले जीवों के उल्लासपूर्ण वातावरण का चित्रण किया है। माता सीता कहती है कि वन का वातावरण वन्य जीवों और पक्षियों को नृत्य और गायन करके आनंद मनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं माता सीता भी यही चाहती हैं कि सभी सुखी और प्रसन्न वदन रहे, क्योंकि माता सीता का वनवास अधिक समय तक नहीं रहेगा।
सीता जी वन्य जीवों जैसे मोर, कबूतर, हिरण, चातक, भौरों से यही निवेदन करती है कि वे अपने अपने तरीकों से नृत्य करें, गान करें। यहाँ प्रकृति और उसके जीव जंतु भी सीता के सुख दुख के सहभागी प्रतीत होते हैं। इसलिए सीता जी ने प्रकृति और उसके जीव जंतुओं को उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया है। तितली की सुंदरता देखकर सीता मैया आश्चर्य करती हैं कि उसे इतनी अद्भुत प्राकृतिक छटा कहाँ से मिली। यह सब दृश्य उनकी कुटिया को राजमहल से भी अधिक सुंदर बना देता है। ओके, विशेष पर आते हैं। तो प्रकृति और उसके जीव जंतु भी मानव के सुख दुख के सहभागी होते हैं। कठिन समय भी आनंद पूर्वक व्यतीत किया जा सकता है यदि मन में संतोष और आशा हो। प्राकृतिक सौंदर्य राजमहल से अधिक मनोहारी हो सकता है। जीवन में हर परिस्थिति में खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि दुख भी अस्थायी होते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम पंक्तियों पर, जो है पंक्तियां 11। आओ कलापी निज चंद्र कला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। गाओ पिक मैं अनुकरण करूं तुम गाओ, स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ। सुख पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्ही ने खाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अर्थात यहाँ सीता जी वन के पशु पक्षियों को कुछ करने का आग्रह कर रही हैं, उनसे सीखने का और सिखाने का आग्रह कर रही हैं। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या कुछ इस प्रकार। इन पंक्तियों में सीता जी प्रकृति के पक्षियों को आमंत्रित कर रही हैं कि वे अपनी कला का प्रदर्शन करें और आपसी सीख साझा करें। सीता जी कोयल से कहती है कि वो अपनी सुंदरता और मधुर गायन का प्रदर्शन करे। सीता जी कोयल से गाना सीखना चाहती हैं और उनका अनुकरण करना चाहती है। सीता जी उन्हें स्वर को कितने लंबे तक खींचना है और कब तक तथा कहाँ से मोड़ना है, यह भी बतलाना चाहती हैं। वे तोते को सीखने और पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि तोते को दोहराने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मीठे फलों का पहला स्वाद तोते को मिलता है। अगर तोता पढ़ लिख ले तो वो ये बता देगा कि किस पेड़ के फल मीठे हो चुके हैं। जैसे ज्ञान और अनुभव सबसे पहले तोते ही प्राप्त करते हैं, वैसे ही ज्ञान और अनुभव सबसे पहले वही प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। इस आत्मीय और ज्ञानवर्धक वातावरण में उनकी साधारण कुटिया भी राजमहल के समान आनंददायक प्रतीत होती है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। प्रकृति से भी कला और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मिक संतोष और ज्ञान का वातावरण राजमहल से भी श्रेष्ठ होता है। प्रकृति के साथ संवाद और आनंद मनुष्य के जीवन को संपूर्ण बना देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग का संपूर्ण अध्ययन पूरा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।